जन स्वराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव आज मधेपुरा पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र के योग्य और ईमानदार प्रतिनिधियों को चुने, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो सके। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की सख्त जरूरत है। उन्होंने वर्तमान नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज तक की सरकार ने आम जनता के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है और शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष ललन यादव, जिला अध्यक्ष दीपनारायण यादव, जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र यादव, जिला अभियान संयोजक आफ्ताब आलम, संगठन जिला अध्यक्ष सुनील सुमन, संगठन जिला महासचिव चित्रंजन सिंह, चुनाव पर्यवेक्षक सहरसा जिला प्रभारी किशोर कुमार, अनुमंडल महिला उपाध्यक्ष निर्मला देवी, संगठन जिला अभियान समिति संयोजक मनोज झा, जिला कार्यालय प्रभारी दिलीप यादव, संगठन जिला युवा अध्यक्ष रवि रंजन, जिला सचिव सुनील कुमार सुमन, संगठन जिला महिला अध्यक्षा वंदना झा, किसान अध्यक्ष मनोज कुमार पासवान, घेलाट प्रखंड अध्यक्ष शिव कुमार नारायण मंडल, मधेपुरा प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसका ये होता है कि आपको कला सीखना पड़ेगा। जिस युद्ध में आप गए तो सचमुच तो प्रशांत किशोर जी का जो जर्मन टेंट है, या भी मैं पहले टेंटों में रहा किया बहुत दिनों से, बहुत सारे कार्रवाई होता है, लेकिन वो भी पदाधिकारी हम लोग के बीच हैं, उन्हें पेन ड्रॉप साइलेंस देनी चाहिए थी। पेन ड्रॉप साइलेंस, आई एम टेलिंग यू पीपल, पेन ड्रॉप साइलेंस, तो उनको सुनना चाहिए, क्योंकि यही है। मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और अभी हमारी पार्टी ने एक कार्यक्रम का निर्माण किया है और उसके लिए जो है जन स्वराज संगठन विस्तार समिति बनाई और उसका मुझे संयोजक बनाया गया। इस समिति का मुख्य काम ये होगा कि हमारी पार्टी जो पिछले 2 अक्टूबर को स्थापित हुई थी उसको कैसे और धारदार बनाया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। इसी काम के लिए मैं यहाँ आया था। यह काम जो है अनुमंडल जिला, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अनुमंडल का, अनुमंडल जिला, तो अनुमंडल जिला के माध्यम से होगा। अनुमंडल जिला को हम लोग 2 भाग में बांटकर 2 टीम बनाए हैं और प्रत्येक टीम को एक गाड़ी उपलब्ध कराया जा रहा है और प्रत्येक टीम को यह टास्क है कि इस अनुमंडल के अंतर्गत पड़ने वाले बड़े बड़े गांव में सभाएं की जाएंगी लगभग 1 महीने तक, और उन सभाओं में जो है संवाद होगा, संगठन का विस्तार होगा और सहमति होगी। लोग जाएंगे, हमारे अनुमंडल के साथी जो कमेटी में हैं, जैसा मैंने कहा कि उनको 2 भागों में मैंने बांट दिया है, वो गांव में जाएंगे और गांव में लोगों से संवाद करेंगे, अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे कि उनकी पार्टी ने कितनी दूरी तय की है। वो बताएंगे कि व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य की ओर हम कहाँ तक बढ़े हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो पार्टी के बारे में बताएंगे कि हमारी पार्टी जो है सभी वर्गों को लेकर चलने वाली है। निश्चित तौर पर उनके काबिल लोगों को मौका दिया जाएगा, चाहे वो संगठन की बात हो या लेजिस्लेचर की बात हो, यानी जो टिकट बंटवारे में जो है, ये कोई MY कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं है। और हमारी पार्टी जो है ये राजनीतिक बंधुआगुड़ी को जो है लगभग समाप्त कर चुकी है, क्योंकि एक पार्टी है जो परिवारवाद तक सीमित रह गई है और दूसरी पार्टी है, उनके मुखिया जो है, उनकी मानसिक हालत जो है सभी लोग जानते हैं कि ठीक नहीं है। जब आपका माथा ही काम नहीं करेगा, जो शरीर का इंजन होता है, तो नेचुरली जो है आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों का जो है गिराव निश्चित है और हमारी पार्टी जो है एक विकल्प के रूप में, सशक्त विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है, क्योंकि ये बिहार में मुद्दों की बात कर रही है। ये बिहार में जो लोग कहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर वोट होता है, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रणेता ने जो पदयात्रा की, उसमें उन्होंने लोगों को जागृत किया, लोगों को बताया कि बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन से नहीं, व्यवस्था परिवर्तन से काम चलेगा और ये व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र होगा सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। और पदयात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से बात की, उनको बताया कि सही लोग कौन हैं, सही सोच वाले लोग कौन हैं और कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। उन्होंने उन लोगों को भी ये बताया कि आप लोग जो आज तक वोट करते आए हैं जाति और धर्म के नाम पर, मुर्गा भात खाकर जो वोट देते हैं मुखिया जी को,
तो मुखिया जी किस तरह का मुखिया बनेंगे, ये आप सोच लीजिए। आपको यदि बिहार का विकास करना है, अपने बच्चों की भविष्य को रोकना है, बिहार से पलायन बंद करना है, बिहार से बेरोजगारी दूर करना है, तो आप जो है आने वाले चुनाव में जो है अपने बच्चों को ध्यान में रखकर वोट दीजिए, जिससे कि बिहार का भविष्य जो है उज्जवल हो सके। निश्चित तौर पर जो है जब लोग सही लोग को वोट देंगे, जिनका सही सोच है, तो जो सरकार आएगी सामने में वही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आएगी। क्योंकि अभी लोग जो आए हैं सत्ता में, वो जो है अपने स्वार्थ से काम कर रहे हैं, वो बिहार से के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और सही लोग जो होंगे और जिनका सही सोच होगा, वो बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार के बच्चों के लिए काम कराएंगे, वो पलायन रोकने का काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे। वही जो है जन सुराज होगा, यानी पीपुल्स गुड गवर्नेंस होगा, जनता का राम राज होगा, और राम राज में लोगों का काम होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी। मैंने तो इस प्रश्न का जवाब शायद अभी दे ही दिया कि जो अन्य पार्टी हैं वो सत्ते में आती हैं तो अपना स्वार्थ के लिए होती है। आप बताइए, अभी जो बिहार में जो पार्टी पिछले 30 साल से रूल कर रही है, 2 पार्टियां हैं, ये लोग जयप्रकाश आंदोलन की उपज है, इनके अगुआ आई मीन टू से, और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। पहला तो जो है लालू जी कुछ दिनों तक बढ़िया काम किए, जैसा लोग बताते हैं कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों को आवाज दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? परिवारवाद ही सब गाइडिंग फैक्टर है। यदि मंत्री बनना है तो उनके बेटे बनेंगे, यदि एमपी बनना है तो उनकी बेटियां बनेगी, तो वहां आम लोगों को कहाँ मौका है? जहां तक नीतीश जी का सवाल है, इन्होंने भी कुछ वर्षों तक बिहार को पटरी में लाने का काम किया, बिहार में जो है बिजली और रोड उपलब्ध कराया, लेकिन उसके बाद जो है वो तो मोदी जी से भिड़ गए, कभी मोदी जी के साथ, कभी विरोध में। तो जो मुद्दे हैं बिहार के वो गौन हो गए, जो विकास के मुद्दे गौन हो गए। और अब जो है बिहार को क्या चाहिए? आज का बिहार जो है कहाँ अपने को पाता है? इसी बिहार का एक गौरवशाली इतिहास है। इसी पाटलिपुत्रा से जो है पूरे देश का शासन होता था। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, जहां बाहर से लोग पढ़ने आते थे। आपने सुना होगा वेनसांग और फाइयान का, वो जो चीनी यात्री थे वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे पढ़ने के लिए जो है। और आज जो है हमारा बिहार इतना गिर गया है कि मैं बताता हूँ, एक बार मैं साइंस कॉलेज में ड्यूटी पर था, अपने प्रशासनिक ड्यूटी पर, तो वहाँ के प्राचार्य महोदय ने मुझसे कहा कि आप अपने बच्चों को जो है कहाँ पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को DPS RK पुरम में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने बच्चों को जो है साइंस कॉलेज में मत पढ़ाइए, क्योंकि यहाँ का स्तर गिर चुका है। वह साइंस कॉलेज जो बिहार का एक गरिमा था, बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास लिखने वाला था, वहां बाहर से लोग पढ़ने आते थे, दूसरे राज्य के लोग पढ़ने आते थे, और वहां का प्रिंसिपल हमें कह रहे हैं कि यहाँ अपने बच्चों को नहीं दीजिएगा। यह गिरती हुई व्यवस्था का एक उदाहरण है। लाइकवाइज बहुत सारे चीज हुए हैं। तो हमारी पार्टी यह कहती है कि सबसे पहले जब सत्ता में आएंगे तो हम प्राइमरी शिक्षा की एक दुरुस्त व्यवस्था करेंगे। हर एक प्रखंड में नेतरहाट टाइप के स्कूल खोले जाएंगे, जिससे लोग बेसिक शिक्षा उनकी अच्छी होगी, और बेसिक शिक्षा अच्छी होगी तो लोग खुद अपने पैर पर खड़ा होंगे, उन्हें किसी के मदद की जरूरत नहीं होगी, किसी के पैरवी की जरूरत नहीं होगी। निश्चित तौर पर ये हमारी पार्टी कहती है, हमारे प्रणेता कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक बच्चों का एडमिशन जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में लोग करा सकेंगे, और उसका फीस जो है हमारी पार्टी बढ़ेगी। इसी तरह पलायन रोकने का जो है हम लोग प्लानिंग देते हैं कि किस तरह पलायन रुकेगा। लोग अभी कहने के लिए कुछ कह देते हैं जुमला के नाम पर। हमारे प्रणेता जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो पलायन रोकेंगे, हम यहाँ पूंजी की व्यवस्था करेंगे, और बिहार में पूंजी है। वो पूंजी कहाँ है? हम आप जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है कि उसका 70% राशि जो बिहार में खर्च किया जाए। पिछले 30 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि मात्र 30 से 35% ही राशि बिहार में खर्च हुआ है, और बाकी राशि जो है बिहार से बाहर भेज दी गई बैंकों द्वारा। जो है जब रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है, हम इसे इजिली रोक सकते हैं, और इसी राशि को जो है हम अपने उन नवयुवकों को देंगे जो यहाँ से पलायन करके बाहर जाते हैं, और वो यहीं रोजगार करेंगे, और यहीं रोजगार करेंगे तो वो पलायन बंद हो जाएगा। प्रशांत जी का यह कहना है कि यह जो डिस्ट्रेस पलायन है, ये 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं वो इजीली बताते हैं कि कैसे करें। अब मान लीजिए एक पार्टी के नेता हैं, वो कह के आते हैं कि हम माई बहन योजना लागू करेंगे। भाई, माई बहन योजना के लिए वो कहते हैं कि प्रति महिला को वो 2500 रुपया देंगे। आप पढ़े लिखे, आप जोड़ सकते हैं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है, उसमें लगभग महिलाएं आधी हैं। आप 5 करोड़ ही मान लीजिए, 5 करोड़ गुना 2500 कितने होते हैं? और बिहार का बजट जो है 3 लाख करोड़ का होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि उतना का हमारा बजट नहीं है, उतने की स्कीम की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को जो है
गुमराह करने की बात कर रहे हैं, लोगों को ठगने की बात कर रहे हैं। जहां तक हम कहते हैं कि हम प्रत्येक बुजुर्ग को जो है 2,500 रुपया महिला और पुरुष दोनों को देंगे, तो हम उसका बताते हैं ऐसे बुजुर्ग की संख्या बिहार में कितनी है और उसमें लगभग 10 करोड़ की राशि खर्च होगी। हमारा बजट जो है 3 लाख करोड़ का है, तो जो बुजुर्ग हमको बचपन में पाला पोसा और यहाँ तक लाया, क्या उनके लिए हम 10,000 करोड़ रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। और ये मैसेज जो है लोगों को अब मिल गया है। आप देखे होंगे कि एक आम सभा में एक बूढ़ी माँ जो है प्रशांत जी को आशीर्वाद देती हैं कि कहती हैं कि बाबा जब तुम्हारा सरकार आएगा तो जो है हमें 2,500 रुपया पेंशन मिलेगा। तो ये चीज है अब आज लोगों तक पहुंच गया है। आप देखे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है एक ट्रक ड्राइवर का, जिसमें ट्रक ड्राइवर प्रशांत जी से हाथ मिलाता है और कहता है कि आपकी सरकार आएगी तो पलायन दूर हो जाएगा। तो हम लोग जो है लोगों तक पहुंच चुके हैं और लोग इसको समझ चुके हैं कि जाति धर्म से वोट देने के लिए कुछ नहीं होगा। बिहार को बदलना है तो इस तरह के पार्टी जो बिहार के मुद्दे को उठा रही है, बिहार के विकास की बात कर रही है, उसको वोट देना होगा। और निश्चित तौर पर जब वो होगा तो हमारा पार्टी जो कहता है कि जनसुराज आएगा, मतलब पीपुल्स गुड गवर्नेंस आएगा, व्यवस्था परिवर्तन होगी और लोगों का काम होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी। देखिए एजेंडा तो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने ऑलरेडी सेट कर दिया है। अब उसका देखा देखी लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो देखा देखी नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए ना, वो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। यदि आप कह रहे हैं कि आप देंगे तो आप ये भी बताइए कि वो राशि कहाँ है और कैसे देंगे। निश्चित तौर पर ये डेमोक्रेटिक आदर्श है जो प्रशांत जी लोगों को समझा रहे हैं कि जो बिहार की विकास की बात करे, जो यहाँ बिहार में बच्चों की शिक्षा की बात करे, उसको सत्ता में आना चाहिए। और प्रशांत जी बहुत डंके की चोट पर कहते हैं कि यदि जनसुराज पार्टी का भी कोई कैंडिडेट जो है, यदि आप समझते हैं कि उससे बेहतर कैंडिडेट उस विधानसभा में है तो आप उसको दीजिए, बिहार को जीतना चाहिए, ये प्रशांत जी कहते हैं। ये प्रशांत जी का आदर्श है। ये बिहार के लिए जो जज्बा है वो प्रशांत जी का जज्बा दिखाई पड़ता है। कहने के लिए तो लोगों का मुंह तो नहीं बंद कर सकते हैं, लोग को तो कहते हैं, लोग तो बहुत सारी बात बोलते हैं, तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये तो आप लोग, यहाँ की जनता फैसला करेगी, जो यहाँ की मालिक है। यहाँ पर आप लोग फैसला करेंगे, जो मीडिया वाले लोग हैं, कि हम क्या कहते हैं और क्या करने वाले हैं। जो विश्वास यदि हम पर जनता करेगी तो हमें वोट देगी। अब लोग कहने के लिए उसका जो बताएंगे कैसे हम हवा हवाई हैं। आप क्या हैं? आप पिछले 30 साल में बिहार को क्या किया है? बिहार को क्या दिया है? पलायन के अलावा जो है, बेरोजगारी के अलावा यहाँ गरीबी कितनी है? जो आंकड़े आप किताब में पढ़ते हैं उससे अधिक गरीबी है। ये प्रशांत जी ने जो है जब पैदल यात्रा की उन्होंने देखा इस गरीबी को। आप उसके लिए क्या किए? अभी तो कहा मैंने कि आपने जाति जनगणना कराई, उस जाति जनगणना में ये आया कि 94 लाख परिवार जो है बिहार के गरीबी रेखा के अभी भी आजादी का 78 साल के बाद भी बिहार में रह रहे हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर घोषणा की कि ऐसे परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाएंगे। क्या यह राशि कभी किसी को मिली क्या? तो हवा हवाई कौन कर रहा है? आप जानते हैं कि इस बात को जानने के लिए जो है प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का पैतृक गांव जो कल्याण भी गया वहां गए थे, लेकिन हम लोग एंट्री नहीं दी गई। तो हवा हवाई कौन कर रहा है? ये आप देखिए ना, हम कहाँ हवा हवाई कर रहे हैं। देखिए मोदी जी बिहार तब आते हैं जब चुनाव का मौसम आता है, और चुनाव के मौसम में जो है उनके जुमले चलते हैं, उनके वादे चलते हैं जो पूरा नहीं होते हैं। आप याद कीजिए 2014 का वो समस्तीपुर में दिया गया भाषण, जहां वो कहते हैं कि कितने हजार दे दूं, कितने लाख दे दूं, कितने करोड़ दे दूं। अच्छा चलो बिहार को पैकेज में 1,40,000 करोड़ दे देता हूं। तो आप जोड़ लीजिए, जब वो 2014 का साल था और 25 है, इसके बीच में बिहार को कितना हजार करोड़ मिला ये आपके सामने है। तो क्या ये जुमला नहीं है? प्रशांत वो तो बहुत कुछ बात करते हैं। आप तो ये डबल इंजन की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पटना यूनिवर्सिटी का जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन से मनाया जा रहा था, वहां उन्होंने मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मांग किया, एक याचक की तरह मांग किया कि आप जो है पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। क्या आज तक मिला क्या? तो ये तो है, यही मुख्यमंत्री जी हमारे जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन किए थे। आज तो डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं दे देती है? आज तो जो है मोदी जी की सरकार है, वो तो लंगड़ी सरकार है, वो तो नीतीश जी के बैसाखी पर टिकी हुई है। तो क्यों नहीं वो विशेष राज्य का दर्जा ले लेते हैं? क्यों नहीं पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला देते हैं? आप देख सकते हैं कि कौन हवा हवाई में बात कर रहा है।